Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Ayanshi Jain, and in today's video I am telling you about the semester exam. मतलब कितना वेटेज रहता है सेक्शन वाइज एंड हाउ द एक्सटर्नल वाइवा कंडक्टेड. तो देखो, स्टार्ट करते वीडियो को. एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुमने नहीं किया है. एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें जाननी है बनस्ली के बारे में, तो वो भी कमेंट में बता देना. मुझे डाउट तुम लोग अपने कमेंट्स डाल सकते हो जो भी तुम्हें पूछना है मेरे से. तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. तो देखो, एंड तुम्हें ये कमेंट दिख भी रहा होगा जिसने मुझे ये कमेंट पूछा था, ये डाउट पूछा था इन द कमेंट. सेमेस्टर का वेटेज देखो, 60 मार्क्स का सेमेस्टर होता है. जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट लाइक जो पीरियोडिकल्स में जो सब्जेक्ट की तुम्हारे पीरियोडिकल्स होता है एट द टाइम ऑफ पीरियोडिकल, उनको मैं कहूँगी मेन सब्जेक्ट. एंड बाकी जो 2 सब्जेक्ट होते हैं वो फाउंडेशन के होते हैं, एंड बाकी जो होते हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है. ठीक है. तो जो सेमेस्टर का वेटेज रहता है, टोटल वेटेज पर सब्जेक्ट, चाहे वो फाउंडेशन हो चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो, उनका रहता है 60 मार्क्स का. ठीक है, 60 मार्क्स का पेपर आता है. अब वो कैसे डिवाइड होता है तो वो हम देखते हैं. तो पहले मैं 60 मार्क्स को डिवाइड कर देती हूँ एंड फिर उसके बाद 40 मार्क्स कैसे जाते हैं उसका बता देती हूँ. टोटल 100 मार्क्स होता है हर एक सब्जेक्ट. तो सेमेस्टर का इस तरीके से होता है. हर एक सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट होता है, पहले मैं उसकी बात करती हूँ सेमेस्टर वेटेज में. तो जो मेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, 60 मार्क्स का पेपर होता है और 3 सेक्शंस डिवाइड होते हैं. हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होता है. 20 मार्क्स फॉर सेक्शन ए, 20 मार्क्स फॉर सेक्शन बी एंड 20 मार्क्स फॉर सेक्शन सी. ठीक है. जनरली तो यही चीज़ होती है कि जो तुम्हारे हैंडआउट में सेक्शन ए में जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से उठकर ही क्वेश्चन आते हैं. तो हर एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है. उन 3 क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं. तो जो क्वेश्चन हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होता है और 3 क्वेश्चन होते हैं. अब वो उसका डिवाइडेशन डिपेंड करता है. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उस अकॉर्डिंग मैटर करता है, उस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये तो चीज़ हो गई मेन सब्जेक्ट की. तो जो जैसे लाइक सपोज तुम्हारे शायद 5 मेन सब्जेक्ट हैं, तो उन 5 मेन सब्जेक्ट का सेम सीन रहेगा. 3 सेक्शन होंगे. हर एक सेक्शन में 3 क्वेश्चन आते हैं. उनमें से तुम लोग 2 क्वेश्चन करने होते हैं. 2 क्वेश्चन इज कंपल्सरी फ्रॉम ईच सेक्शन, और वो तुम कर लो. और उसके अलावा जो मार्क्स होते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के वो डिपेंड करते हैं. ऐसे तो 20 का होता है. ठीक है. तो वो 60 मार्क्स का हो जाता है. और नहीं तो फिर वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट क्वेश्चन को मान लो उन्होंने 7 नंबर का दे दिया, सेकंड क्वेश्चन को अगेन 7 का दे दिया, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो अगेन 6 का दे दिया. इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि वो सेक्शन के अंदर किस अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें. बाकी ऐसा होता है 3 सेक्शन होते हैं, 20 मार्क्स का होता है. पर्टिकुलर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से तुम 2 क्वेश्चन करना होता है. ठीक है. इसके अलावा जो टॉपिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के हैंडआउट में जो टॉपिक्स जिस सेक्शन में मेंशन होते हैं उससे ही आते हैं जनरली तो. बट कभी कभी हो जाता है कि दूसरे टॉपिक से भी वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. दूसरे टॉपिक से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है. जैसे सेक्शन बी का टॉपिक दे दिया, पर ऐसे बहुत रेयर केस में होता है. नहीं तो जो टॉपिक्स तुम्हारे हैंडआउट में मेंशन होगा सेक्शन ए में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में भी सेक्शन ए में. तो ये तो गई मेन सब्जेक्ट की बात. अब जो फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. मैं अभी लेके चलती हूँ हिंदी एंड ईवीएस. फाउंडेशन सब्जेक्ट है तो हिंदी में क्या होगा, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. एंड तुम्हें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे. या तो 8 क्वेश्चन आएंगे या 9 क्वेश्चन आएंगे. आई गेस 8 क्वेश्चन आएंगे. 8 में से तुम्हें 5, हाँ 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं इन मेन सब्जेक्ट्स, और 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं इन फाउंडेशन सब्जेक्ट. तो इस तरीके से तुम्हारे 12-12 मार्क्स की एक क्वेश्चन आएंगे फाउंडेशन में. ये चीज़ है. और हिंदी के पेपर में जो निबंध होता है वो मेरे ख्याल से एक निबंध बनस्थली के ऊपर बेस्ड आता है. तो तुम थोड़ी बहुत नॉलेज लेके चलो बनस्थली की, एंड उसके ऊपर अपना निबंध लिख आओ 2 पेज का, जितने भी पेज का लिखना है. और ईवीएस में भी सेम यही चीज़ होती है. एंड ये चीज़ तुम अपने टीचर से कंफर्म कर लेना एक ईवीएस में कि जो आंसर है तुम्हें वो पैराग्राफ में लिखना है या पॉइंट्स में लिखना है, किस अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम नंबर मिल सकता है. एंड बाकी अब ये तो हुए 60 नंबर. अब बाकी के 40 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेसिकली तुम लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं है उसका मैं बता देती हूँ. देखो,
जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें 10-10 मार्क्स के असाइनमेंट होते हैं 2, तो 20 नंबर वहाँ से आते हैं। एंड बचे हुए 20 नंबर तुम्हारी पीरियोडिकल के होते हैं, तो 10 नंबर का पीरियोडिकल 1 एंड 10 नंबर का पीरियोडिकल 2, तो यहाँ से 20 नंबर हो गए, 10 नंबर का असाइनमेंट 1, 10 नंबर का असाइनमेंट 2, यहाँ से 20 नंबर हो गए, टोटल 40। एंड जो पेपर आता है वो 60 मार्क्स का आता है, एंड दोनों को मिला के ये हो गए हमारे 100 मार्क्स का एक पेपर। दिस इज ऑल अबाउट मेन सब्जेक्ट। एंड फाउंडेशन में 60 मार्क्स का पेपर हो गया, जो मैंने बता दिया 12 नंबर का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा। एंड उसके अलावा 40 नंबर कैसे मिलता है, तुम्हारा असाइनमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, असाइनमेंट 1 20 मार्क्स का, असाइनमेंट 2 भी 20 मार्क्स का, तो दोनों को मिला के 40, एंड जो टोटल हो गया वो 100 मार्क्स के फाउंडेशन और मेन हो गए। आई होप जो वेटेज है वो क्लियर हो गया होगा, किस अकॉर्डिंग पेपर आता है, कैसा आता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में। ठीक है, इंटरनल तो वैसे बेसिकली जो टीचर होते हैं वो एक बारी में ले लेते हैं नवंबर के टाइम, पर अभी जैसे मैंने सुना है कि 2-2 पार्ट्स में भी ले रहे हैं, मतलब 2 पार्ट्स में, जैसे थोड़ा हो गया तो उसका इंटरनल ले लिया, फिर थोड़ा हो गया तो उसका इंटरनल ले लिया, 2 बारी में, बट वैसे एक बारी में होता है। एंड इंटरनल के टाइम टीचर बता देते हैं कि उनको वाइवा लेना है या नहीं लेना, उनको क्या केवल वाइवा ही लेना है या कुछ परफॉर्म भी कराना है, कुछ कराना है, वो इंटरनल के टाइम पर बता देते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में तुम्हारे पास टाइम टेबल आ गया होगा, ठीक है, जो सेमेस्टर का टाइम टेबल है, तो वहाँ पर तुम्हारी डेट फिक्स होगी कि हाँ इतने से लेकर इतने के बीच में हमारे केवल और केवल एक्सटर्नल होंगे। तो फिर क्या होता है, बाद में एक पेज सर्कुलेट किया जाता है, पेज नहीं मतलब एक नोटिस आता है किस सब्जेक्ट का किस दिन तुम्हारे इंटरनल है और कितने बजे है। ठीक है, वो तुम्हारे थ्रू आउट द एग्ज़ाम आ जाता है, जब तुम्हारे एग्ज़ाम चलते रहते हैं तभी तुम्हें पता चल जाता है, नहीं तो पहले भी आ जाता है, पर मैक्सिमम टाइम जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तभी पता रहता है वो। और उस टाइम तुम्हें क्या होता है, तुम्हें सब कुछ रिटर्न होता है कि इतने मार्क्स का तुम्हारी रिकॉर्ड फाइल है, इतने मार्क्स की तुम्हारी अटेंडेंस है, इतने मार्क्स का तुम्हारा वाइवा होगा, इतने मार्क्स का तुम्हारा रिटर्न असेसमेंट होगा, जो तुम परफॉर्म करोगे वो तुम रिटर्न करोगे। एंड जो भी चीज़ होनी होती है वाइवा एक्सटर्नल के टाइम, वो सब उस पेज में मेंशन होती है, उस नोटिस में। और वहाँ पर जाने के बाद तुम्हारे जो मेन टीचर होते हैं, जो तुम्हारा इंटरनल या फिर तुम्हारे थ्रू आउट द सेमेस्टर जो लैब में होते हैं वो होते हैं, वो तुम्हारे को ऐसा होता है। देखो मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल वर्कशॉप का बताऊं, या किसी के MTL होगी जिसमें न्यूटन रिंग वगैरह वाले हैं, तो वो वाली लैब होगी, तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे होता है। बहुत सारे कॉपीज़ के बंडल रखे हुए होते हैं, उन कॉपीज़ के बंडल में तुम्हें या तो रोल नंबर वाइज दे दिया जाता है, या तुम्हें खुद से चूज़ करना होता है कि तुम कौन सी कॉपी उठा रहे हो। तो मतलब बेसिकली पूरा लक का गेम चलता है कि तुम्हारे पास कौन सी चीज़ आ रही है परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, तो मेरे बेसिकली आई थी, मैंने एक पेपर उठाया था, एक कॉपी उठाई थी, एंड कॉपी में मेरे लिखा हुआ था वेल्डिंग। वेल्डिंग में मुझे टी शेप बनानी थी, तो मैं नॉर्मल बट शेप या मतलब 1-2 शेप होती है ना, तो एक नॉर्मल शेप बनानी सिखा दी होगी, अब मेरी आई थी टी शेप बनानी है वेल्डिंग के अंदर। तो बेसिकली वेल्डिंग के बारे में मुझे सब कुछ लिखना था, एंड लकीली मुझे वेल्डिंग अच्छे से आती थी, तो इसलिए मेरा वहाँ पर वर्क कर गया। तो मैंने वेल्डिंग के बारे में अच्छे से लिख दिया, बस मेरे से डायग्राम नहीं बना था, जो टीचर मेरी हेल्प भी कर रहे थे, तो ऐसा कर देते। और वेल्डिंग के टाइम बेसिकली क्या होता है, और वर्कशॉप में तो मे बी टीचर्स हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, टूल्स वगैरह थोड़े हार्श टूल्स होते हैं, तो टीचर भी हेल्प कर देते हैं। तो वेल्डिंग में भी हमारी टीचर्स ने हेल्प करी थी। अब जो वाइवा होता है, ठीक है, जो वाइवा होता है, मैं बेसिकली एक वर्कशॉप का लेके चल रही हूँ, अभी वर्कशॉप के बारे में बता देती हूँ, एंड बाकी उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा मैं अभी चंक्स में बता दूँगी तुम्हें। तो वर्कशॉप में क्या होता, हम लोगों के वाइवा की टर्न आई, हमारे ग्रुप के जिन जिन को भी वेल्डिंग मिला था, तो हम लोग गए, तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, वेल्डिंग में ही हमसे क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हम जितना बता रहे थे वो उतना डीप में जा रहे थे। ठीक है, एंड ये चीज़ तुम्हें करके लेके जानी है कि अगर तुम्हें आ रहा है तो तुम्हारा जो ग्रुप है वो बीच में काट के अपनी बात नहीं बोले, क्योंकि टीचर वाइवा में ग्रुप में बुलाते हैं बट मार्किंग इंडिविजुअल करते हैं। और वाइवा में बेसिकली इनका एक शायद रेंज होती है कि इससे कम इन्हें मार्क्स नहीं देने हैं, तो ऐसा कुछ भी होता है, 0 मार्क्स नहीं आते हैं, एंड थोड़ा बहुत तो तुम लोग पढ़ के जाओ सही, तो उस अकॉर्डिंग तुम वाइवा दे पाओगे। अब देखो और में क्या होता है, ऐसे होता है ग्रुप्स में बुलाते हैं, 2-3 के ग्रुप में बुलाते हैं, रोल नंबर वाइज बुलाते हैं, तुम्हें जाना होता है, तुम्हें अपना वाइवा प्रेजेंट करना होता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, तुम वाइवा दो। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल होता है वो भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि पर वो क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, वो तुम्हारी बेइज्जती तो मुश्किल ही कर रहा है, बट हाँ ठीक है, फिर भी पढ़ के जाना वाइवा में, ऐसा करना। तो दैट्स
अबाउट द एक्सटर्नल, दैट्स अबाउट द वेटेज इन सेमेस्टर। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगी। और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी मेरे से पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।